नमस्कार। ई साहित्य आज तक में आपका स्वागत है। एक बार फिर साहित्य का वो मंच जिस पे आप बड़े बड़े लेखकों और साहित्यकारों से उनकी जिंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सेशन बड़ा दिलचस्प है। हिंदी फिल्मों में एक सीन आप अक्सर देखते हैं जिसमें सामने वाले से सवाल पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो। सामने वाला कहता है लेखक हूं। पटाख सा फिर से जवाब आता है कि लिखते हो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने शायद इस सोच को बदला, जिसने गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी में अपनी नौकरी छोड़कर हिंदुस्तान में लौटकर किताबें लिखकर एक अच्छी जीवनी बनाई और बड़ा फैशनेबल भी राइटिंग को बनाया। ऐसे ही व्यक्ति चेतन भगत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चेतन, बहुत स्वागत आपका ई साहित्य में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस भी करा। और जब से ये साहित्य आज तक चालू हुआ है, मैं हर साल, हालांकि मैं दिल्ली में अब नहीं रहता, लेकिन मैं हर साल आया हूँ और इस बार भी शामिल हूँ, लेकिन बहुत ही एक अजीबोगरीब तरीके से। ई साहित्य आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है और शायद पहले वाली दुनिया ना रहे, शायद आने वाली दुनिया अलग हो। एक लेखक, एक साहित्यकार उसे कैसे देखता है, इस सब पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत आपकी नई किताब के साथ, नई या फिर कहें री रिलीज, रेवोल्यूशन 2020 लव जी हाँ, जी हाँ। करप्शन तक जब मैंने वो किताब लिखी थी जी, इन 11 सालों में क्या बचा, इन 9 सालों में क्या बदला, चेतन आपसे ये समझना चाहेंगे। 2011 के बाद री रिलीज क्या बदला है? हाँ, एक्चुअली यू नो 2011 में जब वो बुक आई, 2010 में मैंने शायद लिखनी शुरू की होगी, एग्जैक्टली 10 साल पहले। तो मेरे को लगता है कि एक भ्रष्टाचार से हमारा देश बहुत ज्यादा दुखी था। अभी भी है, तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त एक चरम सीमा पे था। 2011 में जब वो किताब आई, ये किताब का टैगलाइन इज लव करप्शन एम्बिशन। तो वो एक भारत था जो उस टाइम पे बहुत एम्बिशन रख रहा था और करप्शन से बहुत जूझ रहा था। अगर आप याद करें तो 2011 के आसपास ही अन्ना हजारे मूवमेंट, ये सारा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब तब हो रहा था। लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। बाबा रामदेव से लेके अन्ना हजारे से लेके अर्जुन केजरीवाल सब प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो ये उस टाइम का भारत की कहानी है। ये भी वैसी ही कहानी है कि जिसमें बहुत वो एक कैरेक्टर उम्मीद रखता है कि 2020 तक, मतलब 2020 तक एक इंडिया में रेवोल्यूशन आ ही जाएगा। लोग जाग जाएंगे और लोग बोलेंगे कि बहुत हो गया करप्शन। सो एक तरह से उस टाइम की सोच थी कि 2020 तक ये हो जाएगा, लेकिन रेवोल्यूशन आया है 2020 में, लेकिन एक दुनिया में ही रेवोल्यूशन आ गया और कुछ अलग ही तरह का हो गया। ये नहीं सोचा था उस किताब में जो अब हो रहा है। आपने एम्बिशन और करप्शन तो बता दिया, लव नहीं बताया। इन 9 सालों में लव का क्या हुआ? लव, देखिए, लव के बहुत मायने बदल गए हैं। लव अब डिजिटली, जैसे अब तक काम भी डिजिटली हो रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लव फ्रॉम होम भी बहुत चालू है। क्योंकि पहले, आजकल तो खैर आपको अलाउड ही नहीं है कि किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में जाके किसी लड़का लड़की आपस में मिले। लेकिन अगर जब अलाउड भी था लॉकडाउन से पहले भी, लोग काफी प्यार या रिश्ते डिजिटली ढूंढते हैं। अक्सर जैसे होता था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो पहले कहते थे। आजकल होता है एक लड़की को डीएम किया तो ऐसा जवाब आया। अक्सर इंट्रोडक्शन आजकल डिजिटल होती है, या तो एकदम ही एप्स है, टिंडर, बम्बल वगैरह, जिसपे मतलब डायरेक्टली डेटिंग एप्स है। लेकिन अगर डेटिंग एप्स नहीं भी हैं, चाहे सिर्फ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इवन ट्विटर समटाइम्स, लोग उसके साधन से एक दूसरे को पहले जानते हैं और फिर आगे मुलाकात करते हैं। और जब वो रिश्ता चालू भी हो जाता है तो बहुत सा प्यार का इजहार अब खत नहीं लिखते, अब व्हाट्सएप करते हैं, अब चैटिंग होती है, बहुत जोर की वीडियो कॉल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें अब हमारे लव में आ गई हैं, जो एक कहानीकार के लिए कई बार एक्चुअली मुश्किल हो जाता है बताना। क्योंकि पहले मतलब लव के लिए लोग कोई यहाँ घूमने जाते थे, वहां जाते थे, अब क्या बोले, लड़का लड़की चैट कर रहे हैं, कितना दिखाएं। सो आई थिंक इवन फॉर फिल्म मेकर्स एंड इवन फॉर राइटर्स थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी एक उसका एक अलग मजा है। शायद चैट आप या वीडियो कॉल्स के थ्रू भी एक स्टोरी सुना सकते हो, ऐसी बात नहीं है।
मुझे तो लग रहा है कि लॉकडाउन बहुत हावी हो गया है लेखक के मन पे। लेकिन चलिए मैं इस पर आऊंगी लौट कर। जरा चेतन भगत को डिकोड करते हैं। चेतन भगत एक ऐसे राइटर हैं जो दरअसल इंटरसेक्शन बन गए हैं। एक तरफ इंग्लिश साहित्य जिसे कह लीजिए, फिक्शन जो भी, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स। अगर आपके ट्विटर टाइमलाइन पर चले जाएं तो हर व्यक्ति का प्रोफाइल आजकल उसके सोशल मीडिया से ही बनता है। तब वहां जब चेतन भगत को देखते हैं तो बड़े ही सख्त शब्दों में आपने हाल ही में ट्वीट किया है। आपका ट्वीट है, वी आर गुड, दे आर बैड, नो यू फूल। मैं, चूंकि आपने अंग्रेजी में लिखा है लेकिन ई साहित्य हिंदी में है, तो मैं हिंदी रूपांतरण करके आपके लिए पढ़ती हूं। क्योंकि आपने लिखा है, हम अच्छे हैं, वे बुरे हैं, नहीं रे मूर्ख, हम सभी अच्छे हैं और बुरे भी। अगर इंसान की इस फितरत को आप समझ नहीं पाए हैं तो कैसे जिएंगे? इसलिए हर किसी को ध्यान से सुने, दूसरे पक्ष को सुने, उससे बात करें, क्लब मत बनाइए, देश बनाइए। ऐसा क्या खतरा आपको महसूस हो रहा है कि ऐसे सख्त भाषा में आपको ये लिखना पड़ा? हाँ, देखिए, पहले तो कोई भी लेखक दुनिया में जिसने अपनी छाप छोड़ी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा ही है। कुछ और राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिक्स से तो जुड़ा ही है। जैसे मेरी भी जो लेखनी है वो अंग्रेजी की है, लेकिन बहुत से हिंदी बोलने वाले चेतन भगत पढ़ते हैं, और इसीलिए मैं साहित्य आज तक में कंसिस्टेंटली आया हूँ। हर साल मैं साहित्य आज तक में आया हूँ। अंग्रेजी के लिटरेचर फेस्टिवल में शायद हर साल ना भी जाऊँ, लेकिन ये जरूर मैं आता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं एक कम लेखकों में से हूँ जो एक हमारा भारत और इंडिया दोनों का ब्रिज बनता है। और मुझे लगता है मैंने अपनी राइटिंग से उस ब्रिज को बनाने की कोशिश की है, और वो भी एक राजनीति है। क्योंकि मैं जब वहां जाके शोर मचाता हूँ, जिस टेबल पे हमेशा इंडिया वाले, अंग्रेजी बोलने वाले अपना ओपिनियन देते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेजेस पे, जब मेरे लेख वहां छपते हैं तो वो एक भारत की शीशा भी, एक भारत का मिरर भी वहां दिखाते हैं। और दूसरा, ये जो आपने दूसरा सवाल किया जो इस पर्टिकुलर ट्वीट के बारे में, कि बहुत से युवा सोच रहे हैं कि हम ट्विटर पे लिख रहे हैं और हम बड़े जागरूक हो रहे हैं और हम देश के बड़ा भला कर रहे हैं सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करके, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे, वो सिर्फ अपनी साइड का, अपनी राजनीति का, जो उनके अपने बिलीफ्स हैं, अपनी चीजें वो मन में सोचते हैं, उसी को बार बार अपने दोस्तों से बार बार बोले जा रहे हैं। कि जैसे अगर कोई कहता है कि मोदी बहुत अच्छा है, तो वो बस मोदी के गुणगान करते रहेंगे। अगर कोई बोलेगा कि मोदी से खराब कोई है नहीं, तो मोदी की बुराइयां करते रहते हैं। खराब वाले अच्छाई वाले को नहीं सुनते, अच्छाई वाले बुराई वाले को नहीं सुनते। और मुझे लगता है वो सही नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने एक दूसरे को वही बातें सुन सुन के आपने क्या सीख लिया? अगर आप सच्ची में मोदी को पसंद करते हैं तो उनकी 3 खामियां भी आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप मोदी से नफरत करते हैं तो उनकी 3 क्वालिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। तब मैं मानता हूँ कि हाँ, आप मतलब एक जागरूक नागरिक है, आपको हमारे देश के पॉलिटिक्स में रुचि है। और ये जो हीरो विलेन की तरह कर दिया है कि या तो वो हीरो है या विलेन है, तो पॉलिटिक्स तो ऐसे चलता ही नहीं है। कितने भी आप पॉलिटिशियन से मिलो, सब आपको बोलेंगे कि ऐसे तो होता ही नहीं है कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है। अच्छा बुराई हम सब में है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, कि मैं अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी रीच है, मैं यूथ को बोलूं कि अब देश का वो टाइम निकल गया है कि तुम, ठीक है, इलेक्शन के वक्त थोड़ा बहुत कर भी लो कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का, लेकिन अभी तो इलेक्शन 4 साल दूर है। तो अभी आप देश बनाओगे या एक तू मैं ही करते रहोगे? ठीक है चेतन जी, आप लेखक हैं और मैं पत्रकार हूं, इसीलिए आप ही की बात पर पलटकर आप ही से सवाल करती हूं। जितना मुझे याद है, एक वक्त पर आपने मोदी जी की बहुत प्रशंसा की थी और लगभग लोग ये मानते थे कि आप उनके स्टाइल के फैन हैं। आपको उनमें क्या 3 बुराइयां नजर आती हैं? ठीक है, तो उनकी 3 खामियां ये है। एक तो आई थिंक पहली बात तो आप सही कह रही हैं, उनमें कई क्वालिटीज हैं जो आज तक किसी, मतलब एटलीस्ट मेरे, जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने किसी प्रधानमंत्री में ऐसी क्वालिटीज वो वाली उनमें नहीं देखी। अगर आप, लेकिन आपका सवाल ये है कि उनकी कमियां क्या है, तो मैं बता सकता हूँ। एक तो बहुत सेंट्रलाइज्ड कमांड है, एक ही आदमी फैसला करता है। और ऐसा एक है कि कभी भी मैंने किसी भी मिनिस्टर को या उनकी टीम के किसी सदस्य को उनसे डिसएग्री करते नहीं सुना, और कोई सुझाव देते नहीं सुना कि हाँ नहीं, जो वो अलग सोचते हैं वो इनकरेज नहीं करते, और उस वजह से वो ऊपर से फैसला होता है। और अगर वो फैसला कई बार जैसे गलत है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो नहीं हो पाता। जैसे माइग्रेंट लेबर का भी इशू बना हुआ है इतना बड़ा देश में, तो लोग कहते हैं कि इसके बारे में हम सोच सकते थे कि अभी क्या करना है, लेकिन शायद इतनी सोच नहीं रखी गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने बड़े देश को एक ही आदमी को हर फैसला करने
चलाने का ये बेस्ट तरीका नहीं है। आपके पास एक बढ़िया टीम होनी चाहिए जिसको आप इतना ट्रस्ट कर सको कि हाँ भाई ये तू संभाल, ये तू संभाल, ये तू संभाल, और अगर तेरे को लग रहा है मैं ठीक नहीं सोच रहा तो तू बता। मेरा को ये लगता है, पर ये मेरी राय है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लोगों ने उनको चुना तो शायद लोगों को उनका स्टाइल पसंद है। आई थिंक एक वो है। आई थिंक दूसरा ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप कभी प्रेस से बात ना करें। हो सकता है प्रेस में कोई कमियां भी हों, वो कुछ उल्टे पुल्टे सवाल भी पूछे, लेकिन कोई भी आप बड़ी डेमोक्रेसी देखें यूरोप की या यूएस की, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो होनी चाहिए। और तीसरा ये कि पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है, हमारी जो इकोनॉमी है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया इतना इतना देना चाहिए था। कहने को दे रहे थे, लेकिन जो वो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां बनी है, वो उससे इतनी जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, और उसका आज हम थोड़ा भुगत भी रहे कि हमारी जब लॉकडाउन हुआ है, सारी इकोनॉमी दुनिया भर के बुरे हाल है, लेकिन हमारे ज्यादा बुरे हाल। तो लीजिए, मैं बोल सकता हूँ, जबकि मैं उनके, कई बार आप कहते हो कि मैं उनकी तारीफ ज्यादा करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि ये कमियां है। एंड आई थिंक ऐसी कमियां जब तक लोग नहीं बोलेंगे तब तक देश बदलेगा कैसे? देश को हम कैसे अच्छे सुझाव नहीं देंगे, तो फिर ये चमचागिरी या नफरत में क्या क्या चीज क्या उखाड़ लोगे? मुझे लगता है आपने बहुत साफगोई से अपनी पूरी बात रखी। अब जरा वापस साहित्य पर आते हैं और चेतन भगत की किताबों की तरफ रुख करते हैं। चेतन, अब ज्यादातर फोकस आपकी किताबों का रोमांस के इर्द गिर्द रहा है, तो क्या इस लॉकडाउन पीरियड ने आपको इंस्पायर किया है ऐसे किसी, क्योंकि एक बुक थ्रिलर छोड़ दे तो मुझे लगता है ज्यादातर आप इसी तरह के रोमांसेस पर अपनी किताबों को बेस करते रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा कुछ देखा, समझा या अनुभव किया जिसकी वजह से कुछ ऐसा नया प्लॉट आया हो? बिल्कुल आएगा। आई थिंक आज के बाद जो भी कोई भी कुछ लिखेगा, और जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, इसमें या तो वो लॉकडाउन की ही कहानी होगी, या ये जो लॉकडाउन हुआ, या जो हमारी ह्यूमन रेस जो हमारी है, व्हाट इट वेंट थ्रू, मतलब जो मानव जाति के ऊपर बीती, वो एक मतलब 100-200 साल में होने में एक बार वाली घटना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्ट, कल्चर, कला क्षेत्र में, लेखनी में, हर चीज में, गानों में भी, फिल्मों में, किताबों में, टीवी के प्रोग्राम में, हर चीज में ये आएगा। अब वो कैसे आएगा, वो जब ये खत्म होगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो चालू है गाड़ी। कैसे खत्म होता है, कैसे दुनिया कोरोना से आगे बढ़ती है, कोरोना को खत्म करके बढ़ती है, वैक्सीन बना के बढ़ती है, या कोरोना से डर निकलने के बाद, मतलब कि हम डरते नहीं है, जैसे और भी बीमारियां हैं वो भी खतरनाक है, लेकिन उनसे हम इतना शायद नहीं डरते जितना इससे डर रहे हैं। हो सकता है इसका वो हाल भी हो जाए, तो वो जब आएगा तब उसके बेसिस पे शायद जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, अगला सवाल मैं करूं उससे पहले एक छोटी सी बात मेरे मन में हमेशा आई कि आपकी ज्यादातर किताबें, उनमें एक नंबर जरूर होता है। क्या वाकई ऐसा कुछ है? क्योंकि चाहे वो 5 पॉइंट समन हो, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, 1 नंबर आ गया उसमें, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, गर्ल इन रूम नंबर 105, ये नंबर वाला क्या मामला है? नंबर वाला मामला ये है जी कि मैं पहले इंजीनियर था, और मतलब इंजीनियर हूँ मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, और एमबीए भी मैंने किया है, बैंक में मैंने काम किया है, वहां भी बहुत नंबर होते हैं। तो मैंने मतलब 15-20 साल पूरा नंबर्स ही नंबर्स थे मेरी दुनिया में वर्ड्स थे ही नहीं। तो वो नंबरों की दुनिया से मैं आया हूँ। तो एक तरह से आप कह सकते हो मेरा ट्रेडमार्क है कि ये जो लेखक है, ये नंबर वाला लेखक है, इसको नंबर की दुनिया से आया हुआ लेखक है। तो एक तरह से वो ट्रेडमार्क बन गया है, और अभी तो ट्रेडमार्क बन जाए तो फिर थोड़ा मेरे को लगता है कि चलो रीडर्स को भी अच्छा लगेगा कि इस बार क्या नंबर होगा या क्या। तो इट्स मेनली फ्रॉम देयर, मेरी हेरिटेज है, ये मेरी लेगेसी है, ये मेरी, क्या बोलते हैं हिंदी में उसका वर्ड, परंपरा, विरासत, 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 विरासत है। करेक्ट, दिस इज द विरासत। चलिए, हिंदी इंग्लिश पे बात आई है, तो इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, जरा हिंदी और अंग्रेजी साहित्य पर आते हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि आप ई साहित्य में आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन आप साहित्य आज तक पर जरूर आते हैं। अंग्रेजी वाले जो कॉन्क्लेव्स होते हैं उसमें जाए या ना जाए, लेकिन क्या वाकई एक फर्क है? क्योंकि आपने दोनों ही, आपकी किताबें हिंदी में भी संस्करण होता है, वो भी बिकती हैं। क्या फर्क है अंग्रेजी साहित्य जगत में और हिंदी साहित्य जगत में आपकी नजर में? दोनों ही, आई थिंक दोनों को ही ज्यादा रीडर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत कमाल का कर रहा है, एक कम कमाल का कर रहा है।
आई वुड से, मतलब जबकि मेरी किताबें तो काफी बिकती है, फिर भी मेरे को लगता है कि और लोग हमारी देश में किताबें पढ़ सकते हैं, और वो मुश्किल हो रही है क्योंकि इतनी इजी हो गई है एंटरटेनमेंट, फोन पे वीडियो देखना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कुछ भी आप देख लो, आप 1 घंटा आराम से टाइम पास हो जाता है, तो कौन रीडिंग करेगा। लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसमें सर खपाई है, इसमें कोई आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो किताबों की तरफ वापसी भी एक बढ़ रही है, वो भी है। इंग्लिश की जो इंडस्ट्री है थोड़ी ज्यादा डेवलप है, थोड़ी ज्यादा बदली है। अ, अभी भी अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, और स्पेशली जब मैं अंग्रेजी के कई लेखकों और पब्लिशर्स को देखता हूँ, उनमें बहुत स्नॉबरी है। आई डोंट नो उसका हिंदी एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, पर एक घमंड, घमंड है, घमंड, या गुरूर। एक हाँ गुरूर है कि हम ऐसे लेखक हैं, हम ऐसे बड़ी हाई, हम जनता के लिए नहीं लिखते, या हम लोगों से बेहतर है। एंड आई थिंक उसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ सालों में शायद मेरी बुक किताबों की वजह से और मेरे जैसे कुछ लेखकों की वजह से वो बदला भी है। हिंदी में भी गुरूर है, हिंदी साहित्य में गुरूर है, हिंदी पिक्चरों में गुरूर नहीं है, हिंदी म्यूजिक में गुरूर नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य में भी बहुत गुरूर है, और उस वजह से यूथ ने हिंदी की किताबें पढ़ना कम कर दिया है बहुत, कैसा और गुरूर? उससे काफी इंडस्ट्री को, पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो हिंदी की है, उसको बहुत मुश्किल हुई है। आप सोचिए कि हिंदी कैसा की गुरूर? पिक्चर के लिए लाइन में लगना कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीवीआर के बाहर लाइन में खड़े हैं, अच्छे अच्छे स्कूल के, कॉलेज के लोग आपको हिंदी की पिक्चर की लाइन में खड़े मिलेंगे। हिंदी के गाने सुनने के लिए आपको रेडियो के चैनल सुनेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, सब चालू है, यू नो। लेकिन हिंदी की किताब पढ़ना कूल नहीं मानते, हिंदी की किताब को मानते कि अरे यार ये क्या पढ़ रहा है। मैं आपको एक सच की कहानी बताता हूँ। एक रीडर ने मुझे बताई ये बात कि चेतन, मैं ना आपकी 5.7 मैं घर पे हिंदी वाली ही रखी हुई है, मैं घर पे हिंदी वाली पढ़ता हूँ, लेकिन जब कॉलेज जाता हूँ तो इंग्लिश की लिखूंगा। तो मेरे इस को बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा सेम किताब है सर, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ चेतन भगत, मैं बता रहा हूँ अपने कॉलेज में मैं चेतन भगत पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश वाली ले जाना चाहता हूँ उनके आगे। बट तो मुझे लगा यही, ये हाँ नहीं हाँ, होना चाहिए। चेतन यही हर मेरा अगला भाषा सवाल भी सुंदर है, था आपसे। इसमें क्या है। चेतन यही मेरा अगला सवाल भी था कि देखिए, चेतन भगत तो एक ब्रांड बन गए और वो अंग्रेजी किताबों से बढ़े, और चेतन भगत को पढ़ना थोड़ा स्टाइलिश हो गया यूथ में। लेकिन आप ऐसे देखें तो हिंदी फिल्मों के लिए इतना क्रेज है, गानों के लिए इतना क्रेज है, लेकिन जब हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ने की बात होती है तो बिक्री नहीं होती उतनी। ये एक सच्चाई है। तो आपके लिए तो इजी है लगभग, क्योंकि आप तो चेतन भगत हैं, आप तो अंग्रेजी किताबें लिखने वाले हैं। इसका क्या आगे का रास्ता दिखता है? लेकिन मैं भी जब मैम, मैंने भी जब अंग्रेजी की किताबें लिखनी शुरू की थी, इंग्लिश की किताबें भी नहीं लिखी थी, क्योंकि ये गुरूर वाला सिस्टम चालू। इतनी कठिन अंग्रेजी थी कि आप 2 पेज पढ़ोगे और आप सो जाओगे। अब उसको ये कहते हैं कि बहुत अच्छी अंग्रेजी है, ये है, ये ऐसे लिखना चाहिए सबको। और मैंने कहा कि यार अगर जनता को समझ नहीं नहीं बुकर प्राइज मिलना चाहिए, नहीं नहीं ये किताबें तो बाहर अच्छी लगेंगी लोगों को, यूके के लोगों को, हम गोरों के लिए किताबें लिख रहे हैं, जबकि इतने सारे यहाँ पे बैठे हैं हम ब्राउन कलर वाले, आई डोंट नो। सो आई मीन, यू नो, जब गोरा ताली बजाता है या ब्राउन आदमी ताली बजाता है, आवाज तो सेम ही आती है ना। तो मैंने इंग्लिश में भी हमेशा कोशिश की कि ये गुरूर और ये एलिटिज्म वाले क्लब में मैं ना जाऊं, और मैं जनता की तरफ जाऊं, और मैंने इंग्लिश में जितना हो सकता था मैंने किया। ऐसे ही हिंदी में चाहिए, लेकिन हिंदी में भी बहुत है, ये साहित्य अकादमी और ये सोचते हैं सब अपने आप को, रविंद्रनाथ टैगोर सोचते हैं, प्रेमचंद सोचते हैं। सॉरी, मतलब मैं ब्लंट हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें नहीं होंगी तो फिर शायद लोगों तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो ये जरूरी है, हिंदी पब्लिशिंग इंडस्ट्री अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारे और बदले। हिंदी फिल्में भी बदली थी ना 80s में, अगर आप याद करें तो एकदम थर्ड रेट फिल्में बनती थी, लोग देखना जाना बंद कर दिया था, मध्यम वर्ग, अपर क्लास ने थिएटर्स में जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम आपके हैं कौन और ये सब 2-3 पिक्चरें आई जिन्होंने बिल्कुल बदला और परसेप्शन बदल दिया हिंदी पिक्चरों का। आज बिलियनर्स भी जाते, बड़े से बड़े आदमी आपको हिंदी पिक्चर देखते हुए मिलेगा, लेकिन पहले नहीं था। तो ऐसे साहित्य, हिंदी साहित्य में उल्टा है, वहाँ इतना एलिटिज्म है, वो ऐसी हिंदी में किताबें लिख रहे हैं जिससे यूथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आप यूथ को, और फिर आप यूथ नहीं कनेक्ट करता तो आप यूथ को डांटते हो कि तुम क्या अश्लील लिटरेचर पढ़ते रहते हो, तुम क्या पढ़ते रहते हो, तुम तो चेतन भगत पढ़ते हो, चेतन भगत राइटर ही नहीं है। तो उसका होता ये है नतीजा कि
फिर कई यूथ बोलते हैं अरे यार ये किताबों वाले पागल लोग हैं, चुपचाप जाके टिकटॉक पे वीडियो देखो, और वो चले जाता है रीडर, और फिर कभी लौट के नहीं आता, वो पिक्चर देखता है, ये वो बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें किताबों की तरफ खींच के लाता हूँ और आपसे कहता हूँ अरे ये तो ऐसे ही है। तो ये गुरूर, ये हमें बदलना पड़ेगा, और ये इंग्लिश में मैंने जितना बदलने की कोशिश की थी मैंने करा है। हिंदी में भी लाइक आई सेड, मेरी किताबें ठीक बिकती हैं हिंदी में और काफी उनकी बिक्री होती है, और इंडियन लैंग्वेजेस में भी होती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे कम है, बिकॉज अभी भी इंग्लिश की ज्यादा बिकती है, विच इज शॉकिंग इन आवर कंट्री, जहाँ इतनी हिंदी बोलने वाले इतने लोग हैं। इंग्लिश से तो कहीं ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी का टीवी चैनल तो कहीं ज्यादा देखते हैं न्यूज का इंग्लिश से। तो किताबें क्यों? बिकॉज वो किताबों को एक परसेप्शन किया हुआ है कि ये बोर है, ये मतलब हमारे पास की ना ये जितना मैं आपकी बातों जी जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, इज इट एन एक्चुअल थिंग कि आपने मतलब थोड़ा सा ये ध्यान में रखा है किताबों को लिखते वक्त कि जिस तरह से हिंदी फिल्में चलती, क्योंकि मैं ज्यादातर आपकी किताबें जितनी हैं उसमें हीरो कुछ इस अंदाज में होता है कि एक वक्त पर लगता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर अचानक टुवर्ड्स द एंड, अंत आते आते वो सब कुछ उसके लिए अच्छा हो जाता है, पूरा फिल्मी अंदाज लगता है। अब इसमें फिल्मी कहो या क्या कहो, कहानी होती है, लेकिन हमारे देश का जो मेरा हीरो है वो एक हमारा, या हीरोइन भी है, वो एक मध्यम वर्गीय भारत के टियर 2 सिटी से बनाया हुआ कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं पढ़ने वाले, वो लोग पढ़ते हैं और उनकी वो ऐसी एज पे हैं और ऐसी स्टेज पे हैं कि एक किताब उनकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर एक ऐसे लड़के की कहानी वो पढ़ते हैं जिससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, यार ये लड़का तो बिल्कुल मेरी तरह है, और एंड में वो जीत जाता है कहानी में, तो वो कहानी उन्हें बहुत मोटिवेट कर सकती है, और करती भी है। तभी शायद लोग कहते हैं कि हम तो चेतन भगत जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी लेखनी में कोई ऐसे, मेरे अक्षरों में कोई इतना एस्थेटिक या इतनी कोई खूबसूरत, मैं कोई गालिब नहीं हूँ और मैं कोई उस टाइप का नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ही बढ़िया मेरी, पर जो मैं लिखता हूँ वो लोगों को रिलेट कर पाते हैं, वो दिल से उनसे जुड़ जाती है चीज, तो ऑफ कोर्स उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चाहे फिल्में भी हमारी वो करने लग गई हैं, पहले अब फिल्में भी छोटे शहरों की बहुत बनने लग गई हैं, बरेली की बर्फी और लुक्का छुपी, और ये दुनिया भर की फिल्में अभी बनती हैं जो हमारे छोटे शहरों पे ही ज्यादा केंद्रित रखती हैं। तो यस, एक सर्टन एफर्ट तो है कि जो मैं लिख रहा हूँ और जो मेरे लाखों रीडर हैं उनको समझ तो आए किताब कि ये किस बारे में लिख रहा है। अब मैं एक I can't write about some very elitist colony of Delhi and some very rich people doing parties at night. Maybe it could be a good story, लेकिन वो कहानी कितने लोग रिलेट कर पाएंगे जो मेरे पढ़ने वाले। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे इस बातचीत का अंत करते हुए, और कुछ भी आपको इस साहित्य पर बोलना हो आप बोल सकते हैं। क्या एक साहित्य से जुड़ा हुआ सेलिब्रिटी या जानी मानी हस्ती होना और फिर राजनीतिक रूप से भी हर मुद्दे पर अपनी बात कह पाना, आपके उस प्राइमरी यानी प्राथमिक जो आपका पेशा है एक लेखक होने का, उसको कहीं पर नुकसान पहुंचाता है? मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि कई उतार चढ़ाव सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल पर देखते आए हैं हम लोग, तो क्या वाकई वो ट्रांसलेट करता है, यानी वो इस बात में पहुंचता है कि आपको कुछ नुकसान भी उसकी वजह से झेलना पड़ता है? ईमानदारी से बताइएगा। आपने पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा, जबकि मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, और काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि नॉर्मली जो भी सवाल पूछने वाला होता है लोग पूछ चुके होते हैं, पर ये सच है कि कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान तो होता ही है। कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं क्योंकि उन्हें मेरा पॉलिटिक्स नहीं पसंद, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपनी जुबान बंद रखूं तो चेतन बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, आप ट्विटर शायद ज्यादा देखते हैं, पर अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां सिर्फ मेरे मोटिवेशनल वीडियो लगते हैं, वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वहां सब मुझसे प्यार ही करते हैं, सबको लगता है वाह इससे कितना अच्छा लड़का है, हमेशा मोटिवेशन की बातें करता है। लेकिन ट्विटर पे मुझे गालियां भी पड़ती हैं और उससे मुझे कई बार नुकसान भी होता है, और कई बार लोग मुझे लाइक फॉर एग्जांपल ज्यादा पॉलिटिकल मानते हैं और कोई मोटिवेशनल टॉक पे नहीं बुलाएगा अगर उसको मेरी राजनीति नहीं पसंद या ये हो। पर मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने आपको वैसे ही कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि बैलेंस हो, लेकिन कई बार इसका नुकसान हो सकता है कुछ मेरे फैंस रहे हो जिन्हें मेरा राजनीति
पसंद नहीं है, और अब बोलेंगे अब हम आपकी बुक्स नहीं पढ़ेंगे सर क्योंकि आपने मेरे वाले लीडर को वोट नहीं दिया या मेरे वाले लीडर की तारीफ नहीं करी। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि हर चीज आर्थिक फायदे नुकसान में नहीं देखनी चाहिए। अगर सिर्फ हर चीज मुझे पैसे में ही तोड़नी होती तो मैं तो बैंक में काम कर ही रहा। तो एक लेखक का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, जबकि मुझे पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है। मैं उन लेखकों में से हूँ जिन्हें गरीब झोले वाला लेखक नहीं बनना, लेकिन कुछ चीजें, कुछ आपका जमीर, लेखन थोड़ा तो आपको जिंदा रखना चाहिए। हर चीज पैसे से नहीं तोड़ सकते। आपने कहा कि लास्ट सवाल था, सो कि साहित्य आर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये एक एग्जाम्पल है। लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदी का क्या होगा, हिंदी का क्या होगा यार, और हिंदी का कुछ नहीं होगा। हिंदी बहुत अच्छा करेगी, हमें बस वक्त के साथ साथ बदलते जाना है। साहित्य आज तक सुपर हिट फेस्टिवल है। मैं आता हूँ हर बार सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदी को सपोर्ट देने के लिए, मैं इसलिए भी आता हूँ क्योंकि इससे सुपर हिट फेस्टिवल है नहीं, और आज जब कोरोना का टाइम आया तो ये फेस्टिवल समय के साथ बदल भी गया, ये ई फेस्टिवल बन गया। तो वो एज लॉन्ग एज हम समय के साथ बदलते जाएंगे और हिंदी को वहां लेते जाएंगे, हिंदी आगे बढ़ती जाएगी। हिंदी नेटफ्लिक्स पहुंच गई है, हिंदी अमेजॉन प्राइम पहुंच गई है, और हिंदी ई साहित्य आज तक भी पहुंच गई है। तो इसी तरीके से ये एक इंस्पिरेशन है कि जो भी सोचता है कि भारत की भाषाओं का क्या होगा ग्लोबलाइजेशन से, इंग्लिश से, आप देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम करते जाएंगे काम, अगर जो टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ अपनी भाषा को जोड़ते जाएंगे, सो उससे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तरफ आपकी बात से ये साफ पता चला कि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, तो दूसरी तरफ हिंदी आज कहां है और कितना असीमित है इसका दायरा, न जाने कहां तक ये पहुंच रहा है। आपका यहां पर आना ही बताता है कि आपको भी एहसास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ई साहित्य के जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन भगत, हमारे साथ ई साहित्य में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।